नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का बाहर से समर्थन करेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर अपना स्टैंड अभी भी कायम रखा है। बदल गई ममता के सुरों की धार। एक तीर से किए कई शिकार। बाहर से समर्थन का ऐलान। अगर बनी INDIA की सरकार। लोकसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले सियासत के दांव पेचों से चुनाव जीतने की जंग जारी है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है, जिन्होंने INDIA गठबंधन को सरकार बनने के हालात में बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन राजनीतिक दाव पेचों में माहिर ममता बनर्जी ने बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर संभावनाओं का शून्य भी नहीं छोड़ा है। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। प्रधानमंत्री तो पहले तय करें, कौन होगा प्रधानमंत्री? पप्पू होंगे कि गप्पू होंगे कि सप्पू होंगे कि लप्पू होंगे? पहले प्रधानमंत्री तो तय करें। तो कोई प्रधानमंत्री तो इनका तय नहीं है, और ये चले हैं लड़ाई लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी से। यानी दिल्ली को लेकर ममता बनर्जी की नीति पहले की तरह अलग है और बंगाल को लेकर अलग। लेकिन INDIA अलायंस को बाहर से समर्थन की बात आई तो शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता संजय राउत का चेहरा चहक उठा। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। ममता जी हमारी दीदी है और वो दीदी ही रहेंगी। राजनीति की बिसात पर ममता बनर्जी का दाव भले ही नया हो, लेकिन अमित शाह के पास बंगाल से निकली हर बात का जवाब होता है। उनकी खुद की सरकार में उनकी कार्यपद्धति और भतीजे को तवज्जो देने के कारण ढेर सारा असंतोष हम देख रहे हैं, और जनता का जनादेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। एक बार जनता का जनादेश कंप्लीटली इनके खिलाफ जाएगा, बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। चुनाव के 4 चरण बीत चुके हैं, 3 बाकी हैं। जाहिर है सियासत के दांवपेच भी अब और तेज होने वाले हैं, क्योंकि आखिरी 3 चरणों की ये बाजी नतीजों की पटकथा लिखने वाली है। MP कांग्रेस दफ्तर में वासु दोष के बदलाव को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने भोपाल के दफ्तर में बदलाव पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को इससे कोई फायदा नहीं होगा। MP कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बदलाव हुए। मसलन प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को मिली, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बनाए गए। माना यह गया कि विधानसभा चुनाव की हार भूलकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटेगी। लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान बिखरती नजर आई। 3 मौजूदा विधायकों ने पाला बदल लिया। यही नहीं,
दिग्गज नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में बदलाव की खबर ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वास्तु दोष मिटाने के लिए मेन गेट पर ताला लगा दिया है और जो सालों से गेट बंद था उसे खोल दिया गया है। लोकसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन कांग्रेस में एक बार फिर से वास्तु दोष को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे। कांग्रेस के नेताओं ने लगातार कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का दामन थामा, उसके बाद अब नतीजों के पहले अचानक से कांग्रेस ने एक बड़ा परिवर्तन किया है और अपने पीसीसी का जो मुख्य भवन है उसके मेन गेट पर एक बड़ा सा ताला जड़वा दिया है। ये बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को बताया गया है कि चुनाव में अगर अच्छे नतीजे लाना है तो इस मुख्य गेट को बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर वास्तु दोष है। और उसके बाद इस गेट पर ताला जड़ दिया गया है। एक छोटे से गेट से अब एंट्री होगी। माना जा रहा है कि किसी बड़े ज्योतिष ने ये सलाह दी है कि अगर लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम चाहिए तो इस मेन गेट पर ताला लटका होना चाहिए। अब ये वास्तु दोष कांग्रेस को कितना फायदा दिलाएगा, कितना नफा नुकसान कराएगा, ये तो बाद में 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस ताले की फिलहाल तो बड़ी चर्चा है। मध्य प्रदेश की कमान जब कमलनाथ को मिली थी तब भी वास्तु के हिसाब से दफ्तर में बदलाव किए गए थे। नए बदलाव को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। नेताओं में लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मान चुके हैं कि पार्टी में बड़े बदलाव की दरकार है और लगातार मिल रही हार के लिए बीजेपी नहीं पार्टी भी जिम्मेदार है। ऐसे में वास्तु दोष मिटाने की नई कवायद सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट 18 न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पोस्टर और कार्टून जारी कर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा है। तो वहीं कांग्रेस ने कार्टून पर कड़ा ऐतराज जताया, साथ ही कहा यही बीजेपी का चरित्र है जो उसे ले डूबेगा। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई और सोशल मीडिया को चुनावी हथियार बनाया। बीजेपी की इस रणनीति ने विधानसभा चुनाव में असर दिखाया और नतीजे आने पर कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। बीजेपी की ये रणनीति लोकसभा चुनाव के दौरान भी जारी रही और अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने पोस्ट किया और इमरजेंसी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा, अपनी दादी की करनी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। यही नहीं, बीजेपी ने कार्टून भी जारी किया, कांग्रेस पर जिहादियों के समर्थन के आरोप लगाए। जाहिर है बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्ट कांग्रेस को रास नहीं आए और कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने इस वीडियो को विभाजनकारी करार दिया। बेहद निंदनीय है, बेहद ही अभद्र है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 4 चुनाव तक हिंदू मुस्लिम मीट मटन मछली मंगलसूत्र करने वाले प्रधानमंत्री 4 चरण के बाद रो रो कर 5वें चरण में कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उनकी पार्टी का वास्तविक चरित्र यह है कि विपक्ष के एक नेता का इस प्रकार का कार्टून बनाता है और कार्टून बना के उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। देश इस प्रकार की विभाजनकारी, इस प्रकार की विघटनकारी, इस प्रकार की स्तरहीन राजनीति को बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए देश की जनता ने 379 सीटें जहां पे वोट हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र उसको ले लिया। बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत होती रही है और बीजेपी का मकसद यही है। लिहाजा कांग्रेस को नफे नुकसान का आकलन करना है और बीजेपी की रणनीति का भी जवाब देना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विपक्षी गठबंधन पर पीएम ने बड़ा हमला बोला। 4 जून के बाद गठबंधन टूटेगा खटाखट। रायबरेली से भी जाएंगे। रायबरेली की जनता इन्हें घर भेजेगी। हार के बाद बलि का बकरा पूजा जाएगा। दोनों शहजादे गर्मी की छुट्टी पर निकल लेंगे। ये बयान पीएम मोदी के द्वारा, सुनिए। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताऊं क्या होगा? बताऊं? ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। इस ड्रग को रेव पार्टी की जान कहा जाता है। ड्रग माफिया के टारगेट पर अक्सर यंगस्टर्स होते हैं। नशे के ऐसे ही सौदागरों पर इंदौर नारकोटिक्स विंग ने शिकंजा कसा। ये ड्रग पैडलर आसानी से हाथ नहीं आए। इन्होंने हमला भी किया। जब ये पैडलर दबोचे गए तो सूत्रों की माने तो इनके इलाके से निकला ड्रग माफिया का पीओके कनेक्शन, जो होश उड़ाने वाला है। आखिर इस कनेक्शन की हकीकत क्या है, देखिए। इस वक्त पीओके को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस बीच मिनी मुंबई और पीओके के बीच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। इसमें एक आरोपी सलीम है, जो 2015 में नारकोटिक्स विंग इंदौर ने उसे बंद करा था। मिर्ची भी उनने हमारी टीम पर फेंकी, 1-2 को चांटे भी उनने मारे, हाथ में लोचा भी है। इस तरह से उन पे हमला भी किया गया। ड्रग माफिया का पीओके कनेक्शन।
ड्रग पैडलर का खाकी पर हमला। गुनाह का रूप जम्मू कश्मीर टू मिनी मुंबई। रडार पर नशे के सौदागर। 35 लाख की एमडी ड्रग, कितने राजदार। तस्करों पर शिकंजा, किंगपिन कौन। रेव पार्टी की ये जान, टारगेट पर यंगिस्तान। ऑपरेशन तस्कर। रगों में जब ये नशा दौड़ता है तो इसका गुलाम मदहोशी के उस आलम में पहुंच जाता है जहां उसे अलग ही दुनिया नजर आती है, रंगीन दुनिया। नशे के कारोबार का सबसे महंगा नशा, जिसे पार्टियों की जान भी कहा जाता है, एमडी ड्रग। नशे के सौदागरों के निशाने पर खासकर यंगस्टर्स होते हैं। रेव पार्टियों में इस ड्रग को खपाया जाता है। नशे के कारोबार का महंगा नशा तस्करों के लिए मुनाफे का कारोबार है और इस कारोबार का जो कनेक्शन सामने आया है वो हैरान करने वाला है। मिनी मुंबई यानी इंदौर में नारकोटिक्स विंग का ऑपरेशन तस्कर। सूत्रों की माने तो इस तस्करी का कनेक्शन जुड़ा है पीओके से। इस वक्त पीओके को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस बीच मिनी मुंबई और पीओके के बीच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ड्राइवर फरार है। ऑपरेशन तस्कर में दबोचे गए ये दोनों आरोपी ड्रग पैडलर हैं, नाम सलीम और शाहरुख। दरअसल इंदौर नारकोटिक्स विंग को मुखबिरों से खबर लगी थी इन नशे के सौदागरों के बारे में। खरगोन के कसरावत में कब्रिस्तान के पास नारकोटिक्स विंग इंदौर की टीम ने ड्रग पैडलर सलीम और शाहरुख को दबोचा, लेकिन इन्हें ड्रग सप्लाई करने वाला ड्राइवर मिर्जा फरार है। सूत्रों की माने तो आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ट्रक ड्राइवर मिर्जा पीओके से ड्रग लेकर आया था, जिसने पहले एमडी ड्रग्स का फोटो शाहरुख को भेजा। क्वालिटी और कीमत पर जब सौदा तय हुआ तो ड्रग की सप्लाई ड्राइवर ने कसरावत में की। कल हमारी नारकोटिक्स विंग की टीम ने खरगोन जिले के कसरावत एरिया से लगभग 135 ग्राम एमडी जब्त की है और जो आरोपी माल जिसका है वो जम्मू कश्मीर का कोई ट्रक चलाता है, तो इस कारण जो है जम्मू कश्मीर तक तो लिंक इसकी जुड़ी है, बाकी आगे की लिंक पूछताछ में जब आएगी तब बताया जाएगा। इन तस्करों को दबोचना भी आसान नहीं था। आरोपियों ने नारकोटिक्स विंग पर हमला किया। हमला कैसे हुआ, सुनिए। जब टीम हमारी उन आरोपियों को पकड़ रही थी तो टीम पर उन आरोपियों द्वारा हमला भी किया गया और जो जैसा कि टीम ने बताया कि मिर्ची भी उनने हमारी टीम पर फेंकी, 1-2 को चांटे भी उनने मारे, हाथ में लोचा भी है, इस तरह से उन पे हमला भी किया गया। तस्करों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि ट्रक ड्राइवर का कनेक्शन पीओके से है। इस गैंग में शामिल सलीम 2015 में एनडीपीएस एक्ट में पहले भी पकड़ा जा चुका है। इसमें एक आरोपी सलीम है जो 2015 में नारकोटिक्स विंग इंदौर ने उसे बंद करा था। सवाल है कि क्या पीओके से नशे की ये खेप बदस्तूर लाई जा रही थी? आखिर नशे के सौदागरों का नेटवर्क कितना बड़ा है? इस खेल का किंगपिन कौन है? पीओके के ड्रग्स कनेक्शन की तहकीकात जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। माधवी राजे सिंधिया का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। माधवी राजे सिंधिया का ग्वालियर में सिंधिया परिवार की छतरी पर अंतिम संस्कार उनका किया गया। उनके निधन से सिंधिया में एक युग का अंत हो गया। सिंधिया राजवंश की स्थापना राणी जी राव ने की थी। ग्वालियर के सिंधिया वंश का उदय 17वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के उदय और मुगल साम्राज्य के पतन के साथ शुरू हुआ था। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का सिंधिया परिवार की छतरी पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन की जैसे ही खबर आई, ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर दौड़ गई। माधवी राजे करीब 3 महीने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। कुछ दिनों से वो वेंटिलेटर पर थीं। 70 साल की राजमाता के अंतिम समय में पूरा परिवार उनके साथ था।
सिंधिया परिवार की छतरी पर अंतिम संस्कार में आम के साथ खास लोगों ने राजमाता को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन के साथ ही सिंधिया राजवंश में एक युग का भी अंत हो गया। मसलन माधवराव सिंधिया प्रथम की मृत्यु के बाद 9 साल की उम्र में जीवाजी राव शासक बने। 1936 तक रानी की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ रीजेंसी की स्थापना की गई। जीवाजी राव 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ और इस पर हस्ताक्षर जीवाजी राव सिंधिया ने किए। उनका विवाह गैर मराठा लेखा दिव्याश्री से हुआ था। शादी के बाद लेखा दिव्याश्री विजया राजे सिंधिया हुई। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानें हुई। पद्मा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया। माधवराव सिंधिया की शादी नेपाल के शाही परिवार की प्रिंसेस किरण राजलक्ष्मी से हुई। सिंधिया परिवार की बहू बनने के बाद उनका नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। माधवराव सिंधिया केंद्र में मंत्री रहे और एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। इन दोनों की 2 संतानें हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चित्रांगदा राजे सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे हैं और इनकी 2 संतानें हैं, महान आर्यमन सिंधिया और अनन्या राजे सिंधिया। माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद सिंधिया परिवार में शोक की लहर है। भले ही वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं, लेकिन सियासत में पति और बेटे ज्योतिरादित्य को भरपूर समर्थन देती रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।